तो भाई आपने जो बाइक है कितनी स्पीड पर मैक्सिमम भगा रखी है, कितने पे चढ़ा रखी है? इसमें मेजर फीचर्स है एक तो नेगेटिव, जैसे कि हमारा पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो इस पे जो बंदा बैठेगा वो परेशान हो जाएगा पक्का बैठ के। मैं एक और नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा इसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल टर्बो स्प्लेटून में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट निलिन कौशिक। दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं एक रियल ओनरशिप रिव्यू। दोस्तों आज है हमारे पास माधव भाई और मैं सबसे पहले इनका थैंक यू करना चाहूँगा इनके टाइम के लिए। दोस्तों आज जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों हमारे पास एवेंजर्स 160 सीसी की ये बाइक है। दोस्तों माधव भाई की ये बाइक है एवेंजर्स 160। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस बाइक के बारे में कि किस तरीके का इनका इस बाइक को लेकर एक्सपीरियंस रहा है और किस तरीके की ये गाड़ी इनको परफॉर्मेंस दे रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं और किस तरीके से आपको रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करेगी रोड पे। दोस्तों इसी के साथ में आप अगर चैनल पे नए हैं या फिर आप कार वॉक राउंड्स देखना पसंद करते हैं और इसी तरीके के ऑनरशिप रिव्यू अगर देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हरियाली पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने बाइक या गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें नीचे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं माधव भाई से। तो ब्रदर जब आपने ये बाइक खरीदी थी तो आपको ये बाइक है कितने की पड़ी थी, ऑन रोड कितने की इसकी कीमत लगी थी? ऑन रोड सर इसका जो प्राइस था वो 1,03,000 और जो मुझे एक्स शोरूम था ये, और ऑन रोड जो मुझे पड़ी वो 1,24,000 के समथिंग मुझे पड़ी। 1,24,000 में आपने ये बाइक जो है खरीद ली थी और आपके रोड पे आ गई थी। तो आपका यही बाइक खरीदने का क्या रीज़न था कि आपने ये वाली बाइक क्यों खरीदी? इसके सेगमेंट में अपाचे है, पल्सर है, तो ये बाइक आपने क्यों खरीदी? ओके, तो मुझे क्रूज़ बाइक चाहिए थी एक, तो क्योंकि मुझे क्रूज़ बाइक चलाना पसंद है और मुझे ट्रैवलिंग करनी होती है डेली 50 to 60 किलोमीटर, तो मुझे एक कंफर्टेबल सीट चाहिए थी जो ये इसमें अवेलेबल है। सही बात है, ये इस पर्पज़ से मैंने ये खरीदी थी। तो अभी आप डेली अभी क्या करते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन अभी इस टाइम पे क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ एक। आप स्टूडेंट हैं, तो अभी स्टूडेंट हो आप, डेली आपका कॉलेज का कम्यूट होता है 50 से 60 किलोमीटर। तो जब भी आप डेली अब कॉलेज जा रहे हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है इस बाइक के ऊपर? फील तो काफ़ी अच्छा होता है, कंफर्टेबली मैं इसको यूज़ कर पाता हूँ क्योंकि एक तो इसकी हाइट कम है तो मैं कंफर्टेबली इस पर बैठ पाता हूँ और इसकी जो सीट है काफ़ी वाइड है तो उस वजह से चलाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। ओके, तो ब्रदर आपको अभी आप डेली 50-60 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि अब इसकी जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसकी परफॉर्मेंस आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कैसे परफॉर्म और किस तरीके की ये माइलेज आपको ये प्रोवाइड कर रही है? मुझे जो ये माइलेज मैंने देखा इसका 40 to 45 है हाईवेज़ पे। हाँ राइट, और परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाई टॉर्क गाड़ी है ये, 13.5 इसका टॉर्क है, मतलब न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, तो काफ़ी पावरफुल बाइक है इस सेगमेंट में। ओके, तो अभी आपने कितनी बाइक चला दी है ये जब से आपने खरीदी है? लगभग 12,000 की समथिंग मैंने चला दी है। तो 12,163 किलोमीटर चला दी है। और इसकी सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो कितनी सर्विस अभी आप करवा चुके हैं उसकी? मैं इसकी 6 सर्विस करा चुका हूँ। और पर सर्विस कितनी कॉस्ट आ रही है आपको अभी? लगभग 3 सर्विस तो मेरी फ्री थी लेकिन एक सर्विस मुझे मिल नहीं पाई ड्यू टू कोरोना, तो मैंने अब तक मुझे पर कॉस्ट अगर पड़ रही है तो 1,000 मेरा 1,000 रुपये में। तो आप कंपनी से करवाते हो बाहर से करवाते? कंपनी से ही कराता हूँ मैं। तो कंपनी से आप सर्विस करा रहे हो तो 1,000 रुपये में आपकी जो बेसिक सर्विस होती है जैसे ऑयल चेंज हो गया, बाकी पूरा चेकअप हो गया, तो वो चीज़ इसके अंदर कम हो जाती है। राइट, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको ये बाइक है ये एक क्रूज़ टाइप में बाइक है, जो आपको पता ही जो इसका जो टाइप है वो क्रूज़ में है और लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ब्रदर अगर मैं बात करूँ, आपने एक लॉन्ग ट्रिप अगर इस पर जो ट्रैवल किया है तो वो मैक्सिमम कितना आपने ट्रैवल किया है इसके ऊपर? मैंने यहाँ से 200 किलोमीटर करा है गाजियाबाद टू मथुरा। गाजियाबाद टू मथुरा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मतलब सिटिंग पोजीशन में क्या होता है, ज़्यादातर जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं हमारी जैसे 100 सीसी के सेगमेंट में जैसे स्प्लेंडर है या डीलक्स है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम लॉन्ग ट्रिप से जाते हैं, जैसे अगर मैं भी अगर लॉन्ग ट्रिप से ऐसी बाइकों पे जाता हूँ तो पीछे हमारा जो बैक होती है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है और बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर आपका उस मतलब कैसा मतलब सही रहता है? हाँ, अगर फ्रंट मतलब ड्राइवर को कहें तो उसको कोई इस पे दिक्कत नहीं होगी, बट जो बंदा पीछे बैठता है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं बैठ सकता इस सीट। देख सकते हैं पीछे वाली सीट थोड़ी सी कम वाइड है, आगे वाले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइड है जो कि काफ़ी ज़्यादा वो करेगी। तो दोस्त एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ मेजर फीचर्स जो आपको इसके अंदर अच्छे लगे हों? इसमें मेजर फीचर्स है एक तो इसकी जो
सीट मतलब सीट हाइट है वो बहुत लो है, लगभग 6 mm है। तो कोई भी मतलब जिसकी हाइट कम है वो भी यूज़ कर सकता है। छोटी हाइट वाले भी बहुत बढ़िया है, जैसे 5.2 तो वो कर सकता है। दूसरी इसमें ABS है। अच्छा। और इसमें रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन RLP। तो जो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बाइक्स के अंदर 125 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइक्स होती हैं उनके अंदर गवर्नमेंट ने ABS मैंडेटरी कर दिया है। जैसे कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपकी बाइक ताकि स्किड ना करे, आपने देखा होगा रेनी सीजन्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि हमारी बाइक फिसल जाएगी, गिर जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उस टाइम पे हो सकता है। तो अगर आपकी बाइक में ABS है तो उस कंडीशन में आपकी बाइक ज़्यादा स्किड नहीं करेगी और आप उसके ऊपर सेफ रहोगे अच्छे तरीके से। तो 125 सीसी से ऊपर की, जैसे आपको पता है 160 सीसी की बाइक है एवेंजर्स, तो इसमें भी ABS मैंडेटरी है और काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS हमें देखने को मिल जाता है। एक और क्वेश्चन माधव भाई कि अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ भाई ये बाइक मुझे सही खरीदी, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो कि यार ये बाइक मुझे नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ अभी कुछ हुआ हो? नहीं, लेनी नहीं चाहिए, ये तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। बट ये है कि इससे काफ़ी बार मेरा 1-2 बार मैं गिर चुका हूँ तो मुझे चोट नहीं लगी, क्योंकि हाइट कम है तो ये बाइक मैं आराम से स्टेबल हो जाता हूँ, आगे निकल जाती है। अच्छा, मतलब आप बच जाते हो कि भाई बाइक गिर जाए तो मैं राइट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। जैसे अगर मान लो बाइक गिर रही है तो उस टाइम पे बाइक को चलो कोई बात नहीं, गिरने दो, वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी हमारी रेसिंग बाइक्स या फिर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बाइक होती है उनके अंदर क्या आता है, बंदा पहले गिर जाता है बाइक गिरने से भी, तो वो दिक्कत आती है। लेकिन ये दोस्तों क्रूज़ बाइक है, इसके अंदर ये जो चीज़ है काफ़ी बढ़िया है कि जैसे भाई ने भी बताया कि जैसे इनका 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ, जब भी ये स्किड हुए तो उस टाइम पे ये पहले उतर के बाइक जो है गिर गई। तो एक तरीके से सेफ्टी है इस बाइक के अंदर, आप कह सकते हैं सेफ्टी है, इसी के साथ में कंफर्ट है, ये भी आप बोल सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है तब भी बढ़िया है। और दोस्तों 160 सेगमेंट में है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा टॉर्क भी मिल जाता है और जो कि काफ़ी स्पीड भी इसकी सही है। तो भाई आपने जो बाइक है कितनी स्पीड पर मैक्सिमम भगा रखी है, कितने पे चढ़ा रखी है? मैंने ये 125 तक चला रखी है। 125 तक, लेकिन चलानी नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई दिक्कत नहीं, गाजियाबाद पुलिस आपका नहीं चलान काटेगी। तो 125 पे आपने चला रखी है, तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था आपको कि मतलब वाइब्रेशन आ रही थी बहुत ज़्यादा, या ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल बाइक जा रही है, तो कैसा आपको फील हो रहा था? 80 तक इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है, इतना खास दिखने को नहीं मिलता है। बट जैसे 80 अबव जाएंगे आप तो इसमें हल्का सा वाइब्रेट हैंडल पे फील होने लगता है। वैसे बाइक में बहुत बैलेंसिंग इंजन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 80-100 चलाओ पता ही नहीं चलेगा, इतनी स्मूथ चलती है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हैंडल पे थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है क्योंकि इसका जो आगे वाला जो स्टीयरिंग है काफ़ी दूर है वहाँ से, तो इसमें इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो दोस्तों वैसे भी 125 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप भी इतना ना चलाएं। 90-100 तक की स्पीड बहुत हो जाती है, तो बाइक के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी में भी लोग इतना ही चलाते हैं, लेकिन आप इससे इतना स्पीड पर ना चलाएं। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस करना होता है एक ओनर को कि भाई मैंने जो बाइक खरीदी है वो कितना कैपेबल है और कैसा। और आपके लिए भी ये ज़रूरी था कि अगर बाइक को भगाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप इतनी स्पीड पर चलाओगे तो आपको वो किस तरीके का परफॉर्म करने वाली है। 125 पे थोड़ा वाइब्रेशन करेगी और आप इस पर ना चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप डेली भी कमिट करते हैं तो। और सडन इसका एवरेज भी जैसे 40-45 देती है, तो अगर 80 के अबव आप चलाते हैं तो सडन आपका जो एवरेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा, 35-32 ऐसे। गाड़ी भगाओगे तो भाई वो तो पिएगी बहुत ज़्यादा हुक लगा के, फिर भी हाँ। अभी डेली में जैसे भाई ने बताया कि 40-45 किलोमीटर ये एवरेज भी दे रही है। तो ब्रदर आपने अच्छी बातें तो इस बाइक की काफ़ी सारी बता दी, तो अभी आप इसके अंदर कुछ नेगेटिव बातें हैं तो वो भी हमें बता दीजिए, क्या कुछ नेगेटिव बातें हैं इस बाइक के अंदर? नेगेटिव जैसे कि हमारा पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, तो ये जो बैक सीट है ये थोड़ा ठीक होनी चाहिए, ये काफ़ी छोटी है कंपैरिजन टू फ्रंट, तो इस पे जो बंदा बैठेगा वो परेशान हो जाएगा पक्का बैठ के, कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। 50-60 किलोमीटर बाद तो वो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता, इतना है। दूसरा यहाँ पे फुट रेस्ट देना चाहिए, अगर कोई ओल्ड लेडी बैठी है तो वो एक कहाँ पैर रखेगी रेस्ट। और दूसरा इसकी जो चेन है वो ओपन चेन है, तो इसमें क्या होता है मुझे हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद खुद से क्लीनिंग करनी होती है, ऑयलिंग करनी होती है। चेन ओपन दे दी है, तो हालांकि कंपनी को चेन थोड़ा क्लोज देनी चाहिए थी, अब ज़्यादा ओपन हो गया है। पे हम आते हैं पॉइंट पे, तो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसका बहुत कम है, तो इंजन के नीचे लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है ब्रेकर्स वगैरह पे। इंजन अगर नीचे लगेगा तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरे और पांचवा ये है कि हमारा जो यहाँ पे रेनी सीजन में क्या होता है कि ये नीचे है तो पानी ऊपर को आता है, मतलब काफ़ी ऊपर आ जाता है, पैंट वगैरह ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे मैट वगैरह या तो लगवा लो, वैसे कंपनी को देना चाहिए। और फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये ऑयल गेज है, तो ऑयल गेज में ये प्रॉब्लम ये है कि ये कभी तो काम करता ही नहीं है, जैसे अब मेरा ख़राब हो गया इतनी जल्दी, जबकि होना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि प्रॉपर वर्क नहीं करता, पेट्रोल ऐसे दिखाएगा, मान लो मैंने पूरा डलवा दिया, फुल करवा लिया हो, मैं
100-200 किलोमीटर चलाऊंगा फिर ऐसे दिखाएगा जैसे पेट्रोल ही नहीं है, मिड पे आ जाएगा या ऐसे करके, तो ये बहुत इशू है, समझ में नहीं। अभी भी ये जो स्विच है ऑन है और इस कंडीशन में भी हाँ पेट्रोल जो है बिल्कुल जीरो दिखा रहा है। हालांकि कितना पेट्रोल होगा अभी बाइक में? पेट्रोल है इसमें कम से कम 7 से 8 लीटर। 7 से 8 लीटर है, लेकिन सुई जो है बिल्कुल नीचे है। हालांकि ये तो जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले भी आप इस चीज़ को ठीक करवा चुके हैं या बार दिक्कत आती है? नहीं, ये अभी हुई है और वैसे लेकिन और लोगों से मैंने सुना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। और अच्छा, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी हाँ सेम बाइक में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है? राइट। और एक मेन इशू इसका ये है कि जो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं नीचे वगैरह का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, हाई बीम लो बीम का सारा कुछ यहाँ दे रखा है। जैसे मैं स्टार्ट करके मैं बताता हूँ, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर लेफ्ट राइट। तो ये क्या है कि अगर मैं सी सेफ में बैठ के, इस बाइक में क्या है सी सेफ में बैठा हूँ मैं, अब सी सेफ में ऐसे चला रहा हूँ और हेलमेट लगा होता है, तो अगर मुझे देखना है कि मेरा इंडिकेटर ऑन है तो मुझे पहले यहाँ देखना होगा, और इतनी देर में तो फिर समझ रहे हो आप, अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ तो हाँ, मतलब अगर ट्रैफिक कंडीशन है तो उस कंडीशन में तो इतने में गाड़ी आगे जो है लग जाएगी। बिल्कुल। और बाकी अगर लॉन्ग ट्रिप से वो जाते हो तो हीटिंग कंडीशन मतलब किस तरीके का आपको फील होता है कि ये हीट में? जैसे कि मैं अभी तक काफ़ी अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे गया, jैसे 200-250 किलोमीटर करी वन साइड, तो वहाँ पे एक हीट कंडीशन का थोड़ा हुआ, जैसे गर्मी वगैरह में होता है, सर्दियों में तो मज़ा आएगा कोई नहीं, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में और इसमें क्योंकि 220 में तो ये देते हैं, तो ऑयल कूल दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा जाना है 500-600 तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी पक्का। तो इसके अंदर भी इतने ही प्राइस में ये लोग अगर चाहें तो विंड शील्ड भी दे सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं कि जो कि कंपनी को करने चाहिए। कि एक तो ब्रदर का जैसे कहना है कि एक विंड शील्ड इसमें दे देनी चाहिए कि जैसे कि 220 स्ट्रीट में आती है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमें इंजन मिलता है वो एयर कूल्ड मिलता है। तो ऑयल कूल्ड अगर इंजन होता तो भी ज़्यादा बेटर था। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और हमारे पैरों पे भी हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ जलन सी हमें हो रही है। तो इसमें ऑयल कूल अगर इंजन होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता। मैं एक और नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा इसका, अगर हम इसको अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या कोई पत्थर वगैरह हमारा आगे तो इसका जो फ्रंट व्हील है ना वो और इंजन के बीच में काफ़ी दूर है, मतलब उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो अगर वो हमारा प्रॉपर अगर आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, तो हम प्रॉपर इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी स्लिप कर जाती है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं गिरने के। हाँ, तो ये तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका व्हील बेस लंबा है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ये ऑफ रोडिंग के लिए एक्चुअल में बाइक है ही नहीं, ये बाइक है दोस्तों हाईवेज़ पे चलाने के लिए और क्रूजिंग करने के लिए, उसके लिए आपकी सबसे बेस्ट बाइक है। और आप इस बाइक को भी ऑप्शन में रख सकते हैं कि अगर आपको 160 सेगमेंट में अगर ये बाइक आपको परचेज करनी हो तो एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें कंपनी की तरफ से। इसी के साथ दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता है हमारी स्पेशलिटी, तो इसके साथ में हम आपको बाइक की आवाज़ सुना देते हैं कि किस तरीके की ये बाइक की आवाज़ है और किस तरीके की आपको ये परफॉर्मेंस देती है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। वन 160 सीसी के हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी आवाज़ है। तो ये थोड़ा सा रॉ सा हमें ये फील देती है। अगर हाईवे पे आप क्रूजिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छा ये मज़ा देने वाली है। तो इसी के साथ भाई अगर लोग जो है हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर वो इस बाइक को परचेज करना चाहें तो आप क्या रिकमेंड करोगे इस बाइक को, और किसको ये बाइक खरीदनी चाहिए और किसको ये बाइक नहीं खरीदनी चाहिए? मैं अगर कोई बंदा सिटी में रहता है या फिर तंग गलियों में रहता है तो वो इसको ना खरीदे, क्योंकि इसमें जो टर्निंग रेडियस है इसका काफ़ी लेंदी है, क्योंकि टर्न काफ़ी आगे से लेना होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी बाइक है। राइट, तो वो इसको ना खरीदे फिर। अच्छा। दूसरा ये है कि किसी को अगर लग रहा है कि मुझे जो है एक मस्कुलर बाइक है वैसे चाहिए तो वो नहीं खरीद सकता, ये क्रूज़ बाइक है। और इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेस्ट बाइक नहीं है क्रूज़ बाइक में। पहली बात तो इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी क्रूज़ बाइक आती नहीं है, सबसे चीप क्रूज़ बाइक है। अच्छा, मतलब मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। बिल्कुल, तो ये खरीद सकता है कोई भी, और वैसे बाइक काफ़ी अच्छी है। तो यही है कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, टर्निंग रेडियस इस बाइक की ज़्यादा है, व्हील बेस ज़्यादा है, तो आप ना खरीदें। अगर आपके पास एक तंग एरिया है लेकिन वहीं पे आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको बाइक को अच्छे से रख सकते हैं खुले के अंदर, तो आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। और लॉन्ग ट्रिप से आप जाना चाहते हैं तब भी आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं। बाकी डिसीजन आपको लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो ब्रदर जहाँ से भी आप इस बाइक की सर्विस करवाते हैं तो वहाँ पर आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो कुछ एवरेज है, कुछ खास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने मेरी 6 सर्विस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ इसकी। तो वहाँ पे 1-2 सर्विस में सामने कराई हैं, लेकिन बाकी की मैं कॉलेज छोड़ के चला जाता हूँ अपने बाइक को, क्योंकि पास में मेरा कॉलेज है। तो मैंने एक बार देखा कि मैंने ऑयल सामने डलवाना था, तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने अपना चार्ज कर रखा है कि 41 का ये 451 का इतना है, लेकिन मैंने जब देखा एक्चुअल में जाके तो वहाँ पे 351 लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, ऑयल के डब्बे पे। तो मैंने उसको कम कराया, वाला ये क्या लिख रखा है, 100 रुपये मेरे पे ऐसे ही चपेट रहे, लोग घपला हो रहा था। हाँ बिल्कुल। तो
मुझे लगता है कि अगर कुछ नियर बाई तुम्हारे है तो करवा लो, नहीं तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 531 इनके चार्जेस वैसे होते हैं, लेबर चार्ज होता है, तो वो तो आपको देना ही है। कुछ कराओ मत कराओ, अगर वहाँ जाके खड़ी करती ना ही धुलते हैं ठीक से और ज़्यादा कुछ। हाँ, तो इससे अच्छा है कि नॉर्मल वर्कशॉप पे अगर आप करा लो। तो अभी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे करवा हाँ, रहे मैं थे? अभी ऑथराइज पे कराता हूँ। तो आप नॉर्मल से भी करवा सकते हो, लेकिन फिर वही होता है कि अगर आपकी जो इंजन की वारंटी है, अगर हाँ। आपका गलती से इंजन खुल गया तो आपकी जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी कंपनी की वारंटी तरफ वाला से। इशू है। दूसरा ये है कि बस एक फ़ायदा ये रहता है ऑथराइज सेंटर पे कि अगर कोई पार्ट मान लो ख़राब है तो वो बजाज का ही डालेंगे, तो अगर दूसरी वर्कशॉप पे जाओगे वो जुगाड़ करने की कोशिश करता है, तो हाँ, एक वो ये किसी issue- का भी हाँ, डाल सकते हैं। बिल्कुल राइट, वही एक दिक्कत है। तो ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल वर्कशॉप पे भी करा सकते हैं अगर ज़्यादा करा सकते हैं। हालांकि भाई का थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वहाँ का थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा सा ख़राब ही है, तो ये कंपनी को चीज़ थोड़ी जो है इम्प्रूव करनी चाहिए। और इसके साथ में आप नॉर्मल में भी करा सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी वारंटी है बाइक की तब तक मैं रिकमेंड करूँगा आप वहीं से कराओ, अदरवाइज़ आपकी इंजन की वारंटी अवॉइड हो जाएगी। और गलती से भी आपके इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सारा का सारा जो भी खर्चा होगा वो सारी आपकी जेब पे ही जाने वाला है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास भी एक स्कूटी थी, उसके अंदर इंजन में कुछ पार्ट ख़राब हो गया था, हमने वारंटी के अंदर ही चेंज करा, पूरा इंजन ही उन्होंने चेंज करके दे दिया। तो ये फ़ायदा हो जाता है अगर आपको जो गाड़ी है वो वारंटी में है तो ये चीज़ था दोस्तों, ये था आज का ऑनरशिप एक्सपीरियंस। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरीके की अगर आप वॉकअराउंड्स या और रियल ऑनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप भी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो स्पिरिटेड।